गाइस वेलकम टू साधना क्लासेस। मैं पटेल सर। पिछले क्लास 10th के पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को समांतर श्रेणी के सभी लगभग फॉर्म से परिचित करवा दिया गया है। उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, एक निश्चित समय पर हम आपको बताएंगे कि टॉप 50 कब मिलेगा, और एकदम 100% गारंटी है कि जितने हमारे टॉप 50 हर एक चैप्टर से आएंगे और उस टॉप 50 से ही आपको आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आज के चैप्टर में हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसके कुछ बेसिक पहलू को पहले जान लेते हैं हम। जैसे हम 9th क्लास में पढ़े थे कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, इस को परिभाषित किया गया था, इसके कितने प्रकार होते हैं। उसी में आपने एक पढ़ा था द्विघात बहुपद। तो सबसे पहली बात आती है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसे बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात बहुपद का, तो आप कहेंगे कि ax² + bx + c, यही आपका जनरल फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का। अब उसके बाद बात आती है कि समीकरण किसे कहते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक में जब दो पक्ष होते हैं तो उसी को हम समीकरण कहते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक में दो पक्ष हो तो उसी को हम समीकरण कहते हैं। जैसे कि यही लिखा गया है, इसमें हम करें क्या, बराबर 0 लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अगर रैखिक में देखा जाए, रैखिक बहुपद जो होता है, जैसे ax + b के फॉर्म में जनरली होता है, लेकिन ये अभी तक बहुपद है। अगर हम बराबर 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा समीकरण। तो एक बात आपको अब क्लियर हो गया होगा कि समीकरण कैसे बनता है। अगर किसी भी व्यंजक में =0, कहने का मतलब यह है कि अगर बराबर 0 नहीं लिखा है या दो पक्ष नहीं है तो वह समीकरण नहीं हो सकता है। तो एक नंबर का तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्लियर हो गया। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 विकल्प दे दिया जाता है और उसमें पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। उसी में आपको ये भी मिलेगा ax² + bx + c भी लिखा रहेगा और ये पूरा भी लिखा रहेगा। जैसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया जाए, कहा जाए आपसे कि द्विघात समीकरण कौन सा है। जैसे एक आपको दे दिया गया ax + b = 0, दूसरा दे दिया जाए ax² + bx + c, और तीसरा दे दिया जाए ax² + c, और तीसरा दे दिया जाए ax² + bx + c = 0। तो अगर आपसे 4 ऑप्शन दिया गया है, एक नंबर का एकदम क्वेश्चन है, तो इसमें करेंगे क्या आप, पहली चीज तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुरंत आप इसको काट दीजिए। क्यों काट देंगे, क्योंकि बराबर 0 नहीं लगा है तो ये द्विघात समीकरण पक्का है, नहीं होगा। उसके बाद बात आती है इसकी और इसकी। इसमें द्विघात देखेंगे हम। द्विघात शब्द से ही जाहिर होगा कि जिसका घात 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, तो ये एक घात का है, अर्थात ये क्या है, रैखिक है। और यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या होगा, तो द्विघात होगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका तुरंत क्लियर हो गया। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण के डिफिनीशन की। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा बहुपद या दो घात वाले, सीधे शब्दों में हम अगर कहें तो दो घात वाले ऐसे बहुपद जो 0 के इक्वल हों या 0 के बराबर हों उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और डिफिनीशन इसका हो सकता है कि ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसके चर की घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया ना। इसका जनरल फॉर्म जो अभी आपको बताए थे ax² + bx + c = 0, यही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया द्विघात समीकरण का डिफिनीशन। अब बात करते हैं इसके मूल और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं आपके सिलेबस में, उसके बारे में। जो आपने अभी क्या देखा कि द्विघात समीकरण मूल रूप से किस फॉर्म में था, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में था। अब इसमें एक क्वेश्चन तो एक नंबर का पूछा जाता है कि मूलों का योगफल
या सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने की बात पूछेगा। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हो जाए और इसमें दो मूल हैं अल्फा और बीटा, हमसे कहा जाए कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा ही तो ज्ञात करोगे। लेकिन बात यह आती है कि इसमें तो कहीं अल्फा और बीटा दिख ही नहीं रहा है, तो हम कैसे जोड़ लें? क्या शून्यकों का योगफल कहेगा तो हम इन सबको जोड़ लेंगे क्या? ऐसा नहीं है, जोड़ेंगे नहीं। उसका एक मेथड होता है, ये जो लिखा गया है ax² + bx + c = 0, इसी से एक आपका फार्मूला निकलेगा। क्या होगा वो फार्मूला? जो x का गुणांक है, कोई भी समीकरण आप जब गुणनखंड करते हैं उसी पर अभी आप ये देखेंगे। जैसे किसी का भी मान आप ज्ञात करते हैं, तो जैसे इस समीकरण को दिया जाए या यह समीकरण ले लीजिए 2x² + 5x + 3 = 0। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप इसका गुणनखंड कर डालिए और गुणनखंड करने के बाद में आपको x का दो मान मिल जाएगा, उन्हीं दोनों को जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा शून्यकों का योगफल। ठीक है, और दूसरा विकल्प हमारे पास क्या होता है कि और एक विकल्प होता है, लेकिन वो क्वेश्चन के टाइप पर डिपेंड करेगा। जैसे x² + 5x + 6 लिखा गया है। अब यहाँ अगर हमसे पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, अब इसमें करेंगे क्या कि जो बीच वाला होगा वो शून्य का योगफल होता है, किनारे वाला जो होता है वो गुणनफल होता है। ये सब चीजें जो है आप 7वीं 8वीं क्लास में देखते थे, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन आता है और इसमें पूछेगा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें ज्ञात करना है और ये है क्या? ये इसके मूल हैं। क्या है? मूल हैं या शून्यक है। ठीक, अब इसको हमें ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? शून्यकों का योगफल या सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल। और क्या पूछ सकता है? शून्यकों का गुणनफल या मल्टीपल ऑफ जीरोज। इसमें अल्फा इंटू बीटा होगा। बेसिकली जब गुणनखंड करके निकालते हैं तो जो मान हमें प्राप्त होता है उसका प्रूफ इसका बताएंगे -b/a होता है, या इसी को हम क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x या x का गुणांक -x का गुणांक अपान x² का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x²। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है इसे हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म या अचर पद अपान x² का गुणांक, अचर पद अपान x² का गुणांक। ये तो आपका फार्मूला हो गया। इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या? c/a लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं इन सब के बारे में डिटेल मिलेगा आपको, लेकिन पहले इसके जनरली जो साधारण रूप होता है, सामान्य अध्ययन जो इसका है, पहले उसको करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एक महत्वपूर्ण परिचय हो गया इसका कि ये जो मूल रूप में होता है द्विघात समीकरण, ये हो गया। इसके बेस पर किस प्रकार से प्रश्न बनता है, जैसे शून्यकों का योगफल अगर ज्ञात करना है या गुणनफल ज्ञात करना है तो कौन से सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ये आप देख चुके हैं। और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो क्वेश्चन होता है, जैसे जनरल फॉर्म आप देख ही लिए हैं ax² + bx + c = 0। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है कि विभक्तकर ज्ञात कीजिए या डिस्क्रिमिनेट ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका शुद्ध हिंदी नाम जो होता है डिस्क्रिमिनेट का, इसे हम विवेचक कहते हैं। शुद्ध हिंदी इसका विवेचक होता है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में शुद्ध हिंदी एकदम लिख दिया जाता है और बच्चे इंग्लिश की तरफ देखते नहीं है। दोनों साइड में पेपर होता है तो उसमें एक तरफ हिंदी रहेगा एक तरफ इंग्लिश। अगर मान लीजिए हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो कहेगा विवेचक तो गुरुजी कभी बताया ही नहीं है, तो विवेचक हम ज्ञात कैसे करें? ना उसका कोई सूत्र हमने याद है, जबकि वो आपको ऑलरेडी मालूम होता है। तो इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है? इसका शुद्ध हिंदी होता है विवेचक। ठीक है, ये डी से डिनोट किया जाता है। इसे जनरली हम लिखते किससे हैं? कैपिटल डी से लिखा जाता है, कैपिटल डी से। ठीक है,
ये करते क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में, या नेचर ऑफ द जीरोस, फाइंड द नेचर ऑफ द जीरोस। तो उससे हम विभक्तिकर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। विभक्तिकर का फार्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac होता है। यहाँ b a c ये सब क्या है, तो ये सब x² और x और अचर पद के गुणांक हैं। सॉरी, अचर पद तो ऑलरेडी होता ही है। x² का गुणांक होता है a और x का गुणांक b और अचर पद c। कहने का मतलब abc जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है या अचर पद है। ठीक है। अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें इसके नेचर से संबंधित क्वेश्चन आता है, इसके प्रकृति से संबंधित। जैसे b² - 4ac है, इसमें जैसे पूछ लिया गया कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, या मूल समान है या मूल असमान है, इसी से संबंधित क्वेश्चन बनता है। जैसे विभक्तिकर हम ज्ञात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के कंडीशन बन सकते हैं। पहला तो ये हो गया b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, इक्वल को हटा दीजिए, अभी उसको बाद में बताते हैं। दूसरा कंडीशन बन सकता है b² - 4ac ये लेस देन 0 हो, और तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है, b² - 4ac इक्वल टू 0। सीधी सीधी भाषा में आप देखिए, यहाँ पर अगर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, केवल ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो वहां पर मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। अगर लेस देन का साइन यहाँ केवल लगा हुआ है, केवल लेस देन का साइन है, कहने का मतलब यह है कि हमने विभक्तिकर ज्ञात किया और वह मान ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है, तो वह मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक। और अगर बराबर 0 प्राप्त हो गया तो क्या होगा, मूल बराबर होगा या मूल समान होगा। ठीक, तो 1 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया साधारण क्वेश्चन। इसी में जब 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें क्या होगा कि आपको सीधे कंडीशन दे देता है, कंडीशन दे देगा कि यदि किसी द्विघात समीकरण में उसका विभक्तिकर d बराबर d, इस तरह से d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो उसका मूल वास्तविक होगा, ऑप्शन में आएगा। सॉरी, 1 नंबर का ही ये भी होता है, ऑप्शन में आता है। तो इसमें पूछेगा क्या कि मूल वास्तविक है, मूल काल्पनिक है, मूल समान है, मूल वास्तविक तथा असमान है, मूल वास्तविक तथा समान है, मूल काल्पनिक और असमान है, मूल काल्पनिक तथा असमान है। इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल दोनों साइन आपको कहीं भी नजर आएगा, तो उस स्थिति में पहली बात तो ये आप दिमाग में रखिए कि वास्तविक तब होता है जब ये ग्रेटर देन होता है। यहाँ ग्रेटर तो लगा ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तविक तो पक्का है, होगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है कि समान होगा या असमान होगा। अगर यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है तो ये समान होगा, अगर ये ना लगा हो, ये साइन ना हो, नीचे जो लाइन खींची गई है नहीं होगा, तो सीधे सीधे आप कहेंगे मूल वास्तविक तथा असमान। ठीक, और यही प्रक्रिया इसमें, अगर इक्वल लग गया तो मूल काल्पनिक समान, अगर इक्वल नहीं लगा तो मूल केवल काल्पनिक। यहाँ तो एकदम क्लियर है, मूल समान होगा, बराबर 0 आ गया तो मूल समान है। हाँ, कभी कभी इसमें पूछ सकता है कि यदि b² - 4ac इक्वल है 0 के, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे या मूल केवल समान होंगे। तो अगर विकल्प में वास्तविक और समान दोनों दिया गया है किसी ऑप्शन में, तो वास्तविक समान वाले पर ही आप टिक करेंगे, केवल समान या केवल वास्तविक पर आप टिक नहीं करेंगे। ठीक, ये तो हो गया विभक्तिकर या विवेचक के बारे में जानकारी। और दूसरा क्या होता है, आप 8 क्लास से ही गुणनखंड पढ़ते आ रहे हैं। गुणनखंड 7th में भी थोड़ा बहुत बताया गया, लेकिन वो 2 घात का नहीं था, लेकिन 8 क्लास में आपको 2 घात का गुणनखंड बताया जा चुका है। उस गुणनखंड में आपको कहीं समस्या नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत ही साधारण गुणनखंड था। लेकिन इसमें जब आप क्लास 10th में गुणनखंड या उसके मान के बारे में अध्ययन करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियां आएंगी कि उसका गुणनखंड संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक समीकरण के माध्यम से आप देख लीजिए, लिखा गया है 2x² + x + 4 = 0। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें क्या है कि
यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। अब यक्स का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करें? हम जनरली जो गुणनखंड जानते थे वो यही तो जानते थे कि यहाँ दोनों का हम गुणा कर लेते थे, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणनफल जो आता था, गुणा करने पर वो पद आ जाए या वो अंक प्राप्त हो जाए, और यहाँ अगर प्लस होता था तो जोड़ने पर और माइनस होता था तो घटाने पर बीच वाला पद आ जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होगा। तो क्या ऐसी कोई संख्या है आपके दिमाग में कि गुणा करें तो 8 हो जाए और जोड़ें तो